आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अश्वनी और मैं आर्टिकल का पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। पार्ट टू में हम देखेंगे अनुच्छेद 100 से लेकर 150 तक जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उन सबको इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जो आर्टिकल्स है वो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, चाहे वो रेलवे, सीजीएल या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई, पुलिस या फिर किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आर्टिकल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 100 यानी कि अनुच्छेद 100 कह रहा है कि संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। बात क्या करता है अनुच्छेद 100 कि संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति की बात करता है अनुच्छेद 100। देखिए, अगर हम अनुच्छेद 111 की बात करें तो विधेयक पर अनुमति की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 12 की बात करें तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 113 की बात करें तो संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 114 की बात करें तो विनियोग की बात करता है, विनियोग विधेयक की बात करता है ना। इस तरह से आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए हम अनुच्छेद 108 की बात करें तो अनुच्छेद 108 आपका क्या कह रहा है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त की बात करता है, यानी कि संयुक्त बैठक की बात करता है अनुच्छेद 108। दोनों कौन सा सदन हो सकता है? आपका लोकसभा और राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें अनुच्छेद 109 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 109 में दिया गया है धन विधेयक के संबंध में विशेष, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 109 क्या कह रहा है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है अनुच्छेद 109। ये भी आपको याद होना चाहिए। बात करें अनुच्छेद 110 तो ये थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है। किसकी बात करता है? धन विधेयक की परिभाषा की। अगर हम इस अनुच्छेद को याद करने की कोशिश करें तो हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। धन विधेयक मनी बिल को लिखने के लिए अगर हम MO लिख दें और उसके बाद हम इसको यहां से ऐसे कर दें तो ये हो गया 110। यानी कि अगर हम बात करें 110 की तो ये मनी बिल की बात करता है, धन विधेयक की बात करता है, धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है। चलिए अगर हम बात करें हम 111 की तो 111 में विधेयकों पर अनुमति की बात किया गया है। अनुच्छेद 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। अनुच्छेद 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण और वहीं अनुच्छेद 118 कह रहा है, आर्टिकल 118 कह रहा है प्रक्रिया के नियम, ठीक है। क्या कह रहा है? प्रक्रिया के नियम की बात करता है। चलिए 119 की अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें 119 नहीं दिया गया है, 119 नहीं दिया गया है, लेकिन अगर हम 119 की बात करें तो संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन की बात करता है 119 आर्टिकल। चलिए 120 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 120 कह रहा है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात ये 120 करता है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात आर्टिकल कौन सा कहता है? 120 की बात करता है। चलिए बात करें अगर हम 121 की, क्योंकि 121 इसमें नहीं दिया गया है, तो संसद में चर्चा पर निर्बंधन की बात करता है, निर्बंधन की बात करता है। कौन सा आर्टिकल? 121, ठीक है। आर्टिकल 121 बात करता है। अगर हम बात करें 122 की, अगर हम बात करें क्या 122 की बात करें तो 22 कहता है, 122 कह रहा है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ठीक है। अगर हम बात करें 123 की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 123 में दिया गया है संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश, यानी कि संसद अगर इस स्थिति में नहीं है कि वो बैठक कर सके, कोई भी ऐसा इमरजेंसी आ जाता है जिसपे कानून बनाना है, तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति के अंदर होता है वो सारी शक्तियां आ जाती हैं, चाहे वो लोकसभा की हो राज्यसभा की हो।
या फिर राष्ट्रपति का तो है ही। यानी कि कोई ऐसा कोई जो है बिल आ गया या फिर कोई ऐसी कानून बनाना आ गया या फिर कोई भी ऐसा चीज आ जाता है जिससे कि राष्ट्रपति की साइन वो कर देता है और उस पे उसका जो है कानून बन जाता है। क्या ये आर्टिकल किस में दिया गया है? तो 1 2 3 आर्टिकल 1 2 3 123 है। तो इसको हम ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, ध्यान में हम इसको भी रख सकते हैं कि 1 2 3 यानी कि तीनों जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंदर आ जाता है, वही अध्यादेश कहलाता है, वही अध्यादेश जारी राष्ट्रपति कर देता है। ठीक है, तो अध्यादेश के बारे में हमने आपके पॉलिटी वाले सेशन में अच्छे से कर लिया था, वो भी आपको अगर देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। चलिए अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है आर्टिकल 124 जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करता है। कौन? 124। अगर हम बात करें 125 की, तो 125 कह रहा है न्यायाधीशों के वेतन की बात। ठीक है, 125 कह रहा है न्यायाधीशों के वेतन की बात। वहीं अगर हम बात करें 126 की, अगर अनुच्छेद 126 की बात करें, देखिए अनुच्छेद 126 क्या कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात करता है 126। अगर हम बात करें 127 की, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है कौन? आर्टिकल 127 127। ठीक है, अगर हम बात करें 128 की, 128 की, तो यह कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। ठीक है, यह बात कौन कह रहा है? 128। चलिए अगर हम बात करें 129 की, तो उच्चतम न्यायालय का उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, यह किस में दिया गया है? तो 129 में दिया गया है। चलिए अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? 130 आर्टिकल 130 कह रहा है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता किस में दिया गया है? ये 130 में, यानी कि उच्चतम न्यायालय का स्थान की बात करता है। ठीक है, कौन? 130, आर्टिकल नंबर 130। अगर हम बात करें 131 की, देखना 131 क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की बात करता है 131। ठीक है, और 130 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय का स्थान की बात करता है, और 131 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की बात 131 कहता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर हमारा देखें तो ये जो है, अच्छा इसमें 132 नहीं है, 133 नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख रहे हैं तो हम वही कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 137 की, तो 137 में दिया गया है निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। ठीक है, 137 में दिया गया है। ठीक है, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत पर होता है, ये 137 में दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें 143 की, 143 143, देखिए 143 में साफ साफ दिया गया कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति होगी, लेकिन इसमें राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रपति की मर्जी है, वो माने ना माने। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को जो परामर्श होगा वो उच्च न्यायालय देगा, मतलब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ऐसा किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये 143 में दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए अगर हम नेक्स्ट देखें 144 में क्या दिया गया है, तो 144 में दिया गया है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। क्या दिया गया है यहां पर 144 में? तो उस 144 में दिया गया है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। चलिए 148 अगर हम देखिए, 148 में जो दिया गया है वो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है। ठीक है, और 149 कह रहा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां क्या होंगी, वो 149 यानी कि 149 में दिया गया है। अगर हम बात करें 150 में, तो 150 कह रहा है संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। ठीक है, संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप किस में दिया गया है? तो 140 में दिया गया है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और ये हो गया हमारा समाप्त। देखिए आर्टिकल 1 जो है
अगर हम आगे देखेंगे तो आगे अगला पार्ट हमारा आएगा, एक राज्यपाल की बात करता है। राज्यपाल जो है, राज्यपाल में अगर मैं आपको कहूँ तो बहुत कम आर्टिकल है, जैसे 152 से लेकर 162 के बीच में आपका राज्यपाल के बारे में दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको वन लाइन में इसको भी बता देता हूं। देखिए राज्यपाल जो है ना, राज्यपाल की परिभाषा की अगर हम बात करें तो 152 में की गई है। 152 में किसकी बात कहा गया है? 152 में राज्यपाल की परिभाषा की बात कहा गया। राज्यों के यानी कि 153 में क्या गया? राज्यों के राज्यपाल होंगे, ऐसा 153 में दिया गया है, 153 में दिया गया है। ठीक है, ये आपका 153 में दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है 154 में, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में, राज्यपाल की पदावधि 156 है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताओं की बात अगर करें तो 157 में दिया गया है ना। 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। 159 यानी कि 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या परित्याग की बात करता है, परित्याग की बात करता है। 160 की अगर हम बात करें तो कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन किया गया है। और 161 की अगर हम बात करें तो 161 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति की बात किया गया है। और 162 जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें क्या होनी चाहिए? आपको याद होनी चाहिए। चलिए यहां पर आपका ये खत्म होता है। 150 हमने क्लियर कर दिया है। और राज्यपाल की बात करें तो वन लाइन में हमने एक बार एक नज़र देख लिया है। आगे हम देखेंगे, अगला जो है 150 से आगे हम आर्टिकल कराएंगे, वो आपको याद करने की जरूरत है। अभी जो आपने ये वीडियो में देखा है वो सारे आप बार बार रिपीट करिए, बार बार इसको आप पढ़िए, याद करिए, सुनिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।